हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुबलच। पिछले क्लास के वीडियो में हम लोगों ने गुप्त काल के बारे में पढ़ लिया था और इसमें हम लोगों ने जाना था कि गुप्त काल प्राचीन भारतीय इतिहास का सुवर्ण युग है, स्वर्ण काल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गुप्त काल में हमें हर क्षेत्र में विकास देखने को मिलता है, चाहे वह साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे मूर्तिकला का क्षेत्र हो, वास्तुकला का क्षेत्र हो, चाहे वह साइंस का क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में हमें बहुत ज़्यादा विकास देखने को मिलता है। इसलिए प्राचीन भारतीय इतिहास का गुप्त काल को स्वर्ण काल यानी स्वर्ण युग कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम गुप्त काल के विज्ञान में क्या हमें प्रगति देखने को मिलता है, क्या विकास देखने को मिलता है, गुप्त काल में हमें कौन कौन से वैज्ञानिक देखने को मिलते हैं, उनकी क्या क्या रचनाएं हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इससे एग्जाम में किस तरह के सवाल बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं गुप्त काल के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तो इनमें सबसे पहला नाम आता है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का जन्म 499 ईस्वी में हुआ था और इनका जन्म पटना में हुआ था। आर्यभट्ट का प्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभट्टियम है। उनके अन्य ग्रंथ 10 गीतिक सूत्र और आर्याष्ट शतक हैं। तो आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखते हैं आर्यभट्टियम। तो कई बार यहाँ से सवाल बनते हैं कि आर्यभट्टियम की रचना किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने की थी। आर्यभट्टियम और आर्याष्ट शतक, इन्हें याद रखना आसान है क्योंकि इनके नाम इनसे मिलते जुलते हैं, किंतु जो 10 गीतिक सूत्र हैं इनके नाम इनसे नहीं मिलते हैं, तो थोड़ा मुश्किल है इसे याद रखना। तो इसे याद रखेंगे दोस्तों कि 10 गीतिक सूत्र की रचना किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने की थी। आर्यभट्ट ने पृथ्वी को गोल बताया और उसकी परिधि का अनुमान किया। तो आर्यभट्ट ही वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विश्व को बताया कि पृथ्वी गोल है और इन्होंने ही सबसे पहले पृथ्वी की परिधि का अनुमान किया। आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली की भी विवेचना की। आर्यभट्ट का शून्य तथा दशमलव सिद्धांत सर्वथा नई देन थी। तो आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली की विवेचना की और आर्यभट्ट ने शून्य तथा दशमलव सिद्धांत दिया। तो यहाँ से कई बार सवाल बनते हैं कि शून्य तथा दशमलव का सिद्धांत किसने दिया था सबसे पहले? तो वे थे आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट ने गणित के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कार्य किया। गणित के क्षेत्र में इन्होंने शून्य तथा दशमलव का सिद्धांत लाया और ये सारे काम हमें गुप्त काल में देखने को मिलते हैं। आगे बात करते हैं, अगले गणितज्ञ हैं वराहमिहिर। गुप्त काल के अगले गणितज्ञ हैं वराहमिहिर और इनका जन्म 550 ईस्वी में हुआ था। और आर्यभट्ट के बाद दूसरा गुप्तकालीन गणितज्ञ एवं ज्योतिषी वराहमिहिर थे। तो वराहमिहिर गणितज्ञ के साथ साथ एक ज्योतिषी भी थे। उनके 6 ग्रंथ उल्लेखनीय हैं और यह हैं पंथ सिद्धांतिका, विवाह पटल, योगमाया, बृहद संहिता, बृहद जातक और लघु जातक। तो 6 ये वराहमिहिर की रचना है और इनसे भी कई बार एग्जाम में सवाल बनते हैं कि पंथ सिद्धांतिका की रचना किसने की थी? तो वराहमिहिर ने की थी। आगे बात करते हैं तो गुप्त काल के अगले जो गणितज्ञ हैं वे हैं ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त का जन्म 598 ईस्वी में हुआ था और ब्रह्मगुप्त भी गुप्तकालीन गणितज्ञ थे। इन्होंने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की। ब्रह्मपुत्र ने बाद में खंड खाद्य और ध्यान ग्रह की रचना की। तो ब्रह्मगुप्त गुप्त काल के एक महत्वपूर्ण गणितज्ञ थे। इन्होंने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत की रचना की और खंड खाद्य और ध्यान ग्रह की भी रचना की। तो कई बार यहाँ से भी सवाल देखने को मिलते हैं। अब आगे बात करें तो गुप्त काल में हमें चिकित्सा के क्षेत्र में भी उन्नत विकास देखने को मिलता है। धन्वंतरी आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान थे। इसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की राज्यसभा का सदस्य माना गया। गुप्त काल का प्रसिद्ध रसायन शास्त्री एवं धातु विज्ञानवेत्ता नागार्जुन थे। तो गुप्त काल में हमें चिकित्सा के क्षेत्र में भी उन्नत विकास देखने को मिलता है। इसमें हमें आयुर्वेद के क्षेत्र में उन्नत विकास देखने को मिलता है और इसमें आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान देखने को मिलते हैं और वे थे धन्वंतरी। और धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की राज्यसभा का सदस्य माने गए थे। और गुप्त काल में हमें एक प्रसिद्ध रसायन शास्त्री देखने को मिलते हैं और साथ में ये धातु विज्ञानवेत्ता भी होते हैं जिनका नाम था नागार्जुन। कई बार यहाँ से सवाल बनते हैं कि रसायन शास्त्री नागार्जुन किनके शासनकाल से संबंधित होते हैं? तो ये गुप्त काल से संबंधित होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने गुप्त काल में विज्ञान के क्षेत्र में क्या उपलब्धियां मिली, विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या विकास देखने को मिला गुप्त काल में, और गुप्त काल में कौन कौन से विद्वान थे इनके बारे में चर्चा कर ली और उनकी रचनाओं के बारे में भी चर्चा कर ली। तो इस प्रकार से हमें ये समझ में आ गया कि गुप्त काल में विज्ञान के क्षेत्र में भी उन्नत विकास देखने को मिलता है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों।
और हम लोगों ने गुप्त काल को कंप्लीट कर लिया दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।